Hello everyone. Today we are starting exercise 7.4. Question number 1 is write the statements using expressions. यानी आपको इस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है. अब आपको इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है. ठीक है, कैसे बनाएंगे, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. The weight of Gaurav is twice the weight of his brother. यानी गौरव का वेट उसके ब्रदर के वेट का ट्वाइस है, डबल है. तो आप कैसे बताएंगे, इसमें कैसे स्टेटमेंट को पढ़कर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे. तो देखिए, सबसे पहले आपको किसका वेट पता होना चाहिए, उसके ब्रदर का वेट पता होना चाहिए. तो ब्रदर का वेट तो इसमें दिया नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसमें, लेट द वेट ऑफ हिज brother, let the weight of his brother be, क्या ले लिया हमने, x. यानी उसके ब्रदर के वेट को हमने x पुट कर दिया. अब आपको किसका वेट बताना है, वेट ऑफ गौरव. तो हम यहाँ लिखेंगे द वेट ऑफ गौरव इज इक्वल टू द वेट ऑफ गौरव इज इक्वल टू, क्या है, वेट ऑफ गौरव. कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर शो हो रहा है यहाँ पर, ट्वाइस द वेट ऑफ हिज ब्रदर. यही लिखा हुआ है ना, तो हमने यहाँ लिख दिया द वेट ऑफ गौरव इज इक्वल टू ट्वाइस द वेट ऑफ हिज ब्रदर. ट्वाइस मतलब 2 इंटू वेट ऑफ हिज ब्रदर कितना पुट किया था हमने, x. तो हमने यहाँ रख दिया x, यानी क्या हो गया, 2x. द वेट ऑफ गौरव क्या होगा, 2x. ओके, ये हो गया आपका आंसर. ओके, नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज 30 रुपीज more than the price of 1 kg of salt. यानी the price of 1 kg शुगर कितना होगा, 1 kg शुगर का वेट कितना होगा, 1 kg सॉल्ट का वेट जितना होगा उसमें 30 रुपीज़ ज़्यादा होगा. ठीक है, तो उसने कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा है. अब आपको स्टेटमेंट देना है. तो सबसे पहले हम किसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे 1 kg ऑफ शुगर. लेट द प्राइस ऑफ, सबसे पहले हमको किसका पता करना है, सॉरी, सॉल्ट का. क्या है सॉल्ट का प्राइस, लेट द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ सॉल्ट बी, क्या पुट कर दिया हमने, x. आप कुछ और भी कर सकते हो, हम यहाँ a भी कर सकते हैं, a. ठीक है, a. अब उसने किसका वेट पूछा है, प्राइस पूछा है 1 kg ऑफ शुगर का. तो हम लिखेंगे द 1 kg ऑफ शुगर, द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर. ज़्यादा लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख सकते हैं. क्या है, 30 रुपीज़, 30 मोर देन द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ सॉल्ट. तो हम क्या करेंगे, 1 kg ऑफ सॉल्ट का प्राइस कितना था आपके पास, रुपीज़ A. यही पुट किया था हमने, 1 kg ऑफ सॉल्ट का प्राइस है रुपीज़ A. तो यहाँ पर लिख दिया हमने रुपीज़ A. और कितना ज़्यादा है इसमें, रुपीज़ 30 मोर देन. तो आप लिख सकते हैं प्लस रुपीज़ 30 मोर देन. ठीक है, रुपीज़ 30 ज़्यादा है. ठीक है, 30 रुपीज़ ज़्यादा है. तो इसको पूरा एक तरीके से लिख सकते हैं, A प्लस 30 और रुपीज़ को एक साथ लिख दीजिए. ठीक है, तो ये हो गया आपका इसमें एक्सप्रेशन. नेक्स्ट पार्ट सी, द स्पीड ऑफ अ राजधानी एक्सप्रेस इज थ्राइस द स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन पता करनी है. तो गिवन नहीं है आपके पास, तो क्या पुट करेंगे, इसको x पुट कर देंगे. लेट द स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन
ट्रेन बी एक्स। ठीक है, हमने ऑर्डिनरी ट्रेन की स्पीड बता दी, क्या है हमारे पास x। तो राजधानी ट्रेन इस एक्सप्रेस की स्पीड क्या होगी, थ्राइस द स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन, यानी ऑर्डिनरी ट्रेन की जो स्पीड होगी उसका थ्राइस होगी, यानी मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर द स्पीड ऑफ अ राजधानी एक्सप्रेस, अब ज्यादा नहीं लिख रहे हम, थ्राइस ऑफ द स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन, थ्राइस मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई x। स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन क्या पुट की थी हमने, x मल्टीप्लाई बाई x। तो क्या हो गया आपके पास में एक्सप्रेशन 3x। ओके, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट नंबर है वीना इज 2 फीट शॉर्टर देन हर मदर, यानी अपनी मदर से 2 फीट कम है वीना। तो सबसे पहले उसकी मदर की हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। तो हाइट ऑफ हर मदर, ओके, क्योंकि फीट में है तो फीट कब कैलकुलेट होती है, जब हमारे पास हाइट होती है। तो लेट हाइट ऑफ हर मदर, क्या पुट किया हमने इसको, x फीट, यानी उसकी मदर की हाइट को हमने x बता दिया। तो अब क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ वीना इज इक्वल टू हाइट ऑफ वीना कितनी होगी, उसकी मदर्स की हाइट कितनी है x, इससे कितनी होगी 2 फीट शॉर्टर, यानी छोटी होगी। तो किस में लेंगे, -2। ये पूरी कैलकुलेशन किस में होगी आपकी, फीट में होगी। तो x माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 2 फीट। ओके, नेक्स्ट पार्ट E, द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इंक्रीज्ड बाई ₹3। मैंने यहाँ थोड़ा सा नोट कर रखा है ये, जिससे टाइम आपका यूज हो जाएगा अच्छे से। टीना बॉट 5 पेन्स, हाउ मच डिड शी पे। ओके, सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इंक्रीज्ड बाई ₹3, इंक्रीज हो रहे हैं 3 रुपीज उसमें। तो सबसे पहले तो हमें पेन की कॉस्ट पता करनी है कि पेन की कॉस्ट क्या है हमारे पास में। तो कॉस्ट ऑफ अ पेन बी क्या पुट किया हमने, इसको x पुट किया, क्योंकि हमें पेन की कॉस्ट पता ही नहीं है, बट उसमें 3 रुपीज इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ गए, उस पेन की कॉस्ट बढ़ गई। आज आपने अगर 5 रुपीज का लिया तो नेक्स्ट डे उसमें 3 रुपीज इंक्रीज कर दिए। तो पेन की कॉस्ट ही नहीं पता तो इंक्रीज कैसे करेंगे। तो हमने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ अ पेन पुट किया x। कॉस्ट ऑफ न्यू पेन इज इंक्रीज्ड बाई ₹3। जब हमने न्यू पेन परचेज किया तो उसमें 3 रुपीज इंक्रीज हो गए, जो हमने यहाँ लिख दिया। अब उस पेन की कॉस्ट क्या होगी, द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज नाउ कितनी होगी, प्राइस था आपके पास, कॉस्ट क्या था उसका पेन का x रुपीज, कितने रुपीज उसमें इंक्रीज हो गए, 3 रुपीज इंक्रीज हो गए। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनी, x + 3। ओके, टीना बॉट 5 पेन्स, और टीना ने कितने रुपीज परचेज, कितने पेन परचेज किए, 5 पेन परचेज किए, और ये एक पेन की कॉस्ट है, लिखा है ना द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक पेन की कॉस्ट कितनी है, x + 3। कितने परचेज किए हमने, 5 पेन्स परचेज किए। तो क्या करेंगे हम इसमें, 5 का मल्टीप्लाई, कॉस्ट ऑफ 5 पेन टीना बॉट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x + 3। ओके, देखो इसको एक एग्जांपल से और एक्सप्लेन करती हूँ मैं। जैसे आपके पास पेन कितने रुपीस का था, 5 रुपीस का पेन था। ओके, नेक्स्ट डे जब हम परचेज करने गए तो उसमें 3 रुपीज इंक्रीज हो गए। तो इंक्रीज हुए रुपीज कितने हो गए आपके पास, 5 + 3 8। यानी अगर आपने एक पेन परचेज किया तो वो कितने रुपए का था आपके पास, 8 रुपीज का। अब आपको कितने पेन परचेज करने हैं, 5 पेन परचेज करने हैं, 5 पेन्स। तो क्या करेंगे, कितना पेमेंट करेंगे हम उसको 5 पेन्स का, 5 × 8 = 40 रुपीज़ हम उसको पे करेंगे। तो बिल्कुल वही काम हमने यहाँ किया है, बट यहाँ पर एक्सप्रेशन की फॉर्म में था इसलिए आपने x का यूज़ किया, यहाँ हमने नॉर्मल कैलकुलेशन करके देखी इसलिए इस तरीके से हुआ। ओके, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट F, द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल
इफ 5 पेंसिल कॉस्ट डब्ल्यू रुपीज, यानी आपको कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बतानी है, एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है। अगर 5 पेंसिल की कॉस्ट डब्ल्यू रुपीज है, यानी कुछ उसने एक्सप्रेशन में ही दिया है, डिफरेंट है। जैसे आप ये सोचो कि 5 पेंसिल की कॉस्ट आपके पास 10 रुपीज है, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे। 10 रुपीज में 5 से डिवाइड करेंगे, यानी आप 10 में 5 से डिवाइड करेंगे, तभी तो आपको आइडिया लगेगा कि एक पेंसिल 2 रुपीज की है, ठीक है, तभी 5 पेंसिल 10 रुपीज की होगी। बिल्कुल सेम इस तरीके से यहाँ पर दिया है, द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल यानी 1 पेंसिल की कॉस्ट बतानी है अगर 5 पेंसिल डब्ल्यू रुपीज में परचेज करते हैं आप। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल टू, गिवन है कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल टू डब्ल्यू, रुपीज डब्ल्यू। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ईच, या 1 पेंसिल एक ही मीनिंग है, इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 5, रुपीज डब्ल्यू अपॉन 5। आंसर हो गया सिंपल, डिवाइड करना नहीं है, तो यही आंसर है। नेक्स्ट में द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स की कॉस्ट बतानी है, ईच पेंसिल सोल्ड फॉर क्यू रुपीज। अब हमें पुट नहीं करना, अब वो अपने आप ही क्वेश्चन में दे रहा है कि वो जो एक पेंसिल की कॉस्ट है वो क्यू रुपीज है, तो 10 पेंसिल्स की कॉस्ट क्या होगी। तो सिंपल हो गया ये भी, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू रुपीज क्यू। तो कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स इज इक्वल टू is equal to 10 into रुपीज क्यू। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 10 क्यू। ओके, सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, टेकिंग हरजीत्स प्रेजेंट एज एज एक्स ईयर, यानी हरजीत की प्रेजेंट एज गिवन है एक्स ईयर, और आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर आपके पास ये कंडीशन है कि हरजीत की प्रेजेंट एज एक्स ईयर है, तो व्हाट विल बी द एज, हिज एज 7 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 7 ईयर्स के बाद उसकी एज क्या होगी। तो आज से 7 साल के बाद आपकी एज इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज तो होगी नहीं। तो जब इंक्रीज हम करते हैं तो क्या करते हैं, प्लस एक्स। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, हरजीत प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, ये हमें दिया हुआ है। हरजीत प्रेजेंट एज इज इक्वल टू इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, ये उसने पहले से ही दे रखा है। ओके, व्हाट विल बी हिज एज 7 ईयर फ्रॉम नाउ, तो आप क्या लिखोगे, हिज एज आफ्टर 7 ईयर, हिज एज आफ्टर 7 ईयर्स। फ्रॉम नाउ का मतलब आज से 7 ईयर्स के बाद, आफ्टर 7 ईयर्स उसकी एज क्या होगी। अगर आप आज 5 ईयर्स के हैं तो 7 ईयर्स के बाद कितने हो जाएंगे, उसमें 7 को ऐड करेंगे। तो अगर उसकी एज x है तो 7 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, x + 7 ईयर्स। ओके, फर्स्ट कंडीशन तो आपको हर यहाँ पर लिखनी है पार्ट में, हरजीत प्रेजेंट एज, हरजीत्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स। अब उसने सेकंड कंडीशन बताई है। सेकंड कंडीशन, व्हाट वाज हिज एज 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले उसकी एज क्या थी। अगर अभी आप 7 ईयर्स के हैं तो 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले पीछे की तरफ जाएंगे तो कितनी होगी आपकी एज, माइनस करेंगे। अगर आज 7 ईयर्स के हैं तो 5 साल पहले कितने ईयर्स के थे, 2 ईयर्स के से 7 में से आपने 5 को माइनस किया। बिल्कुल सेम यहाँ पर करेंगे। क्या लिखेंगे, हिज एज 5 ईयर अगो, क्या लिख सकते हैं आप इसमें, हिज एज 5
years ago, माइनस कर देंगे x माइनस 5 years, ये आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हरजीत ग्रैंडफादर इज 6 times his age, यानी हरजीत की एज के 6 times हैं उसके ग्रैंडफादर, तो उसके ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, ग्रैंडफादर की क्या एज होगी, तो प्रेजेंट एज तो आपको हरजीत की पता ही है, प्रेजेंट एज x है, एज ऑफ हिज फादर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हरजीत present age is equal to present age is equal to कितनी है, x years, his grandfather age, his grandfather's is equal to कितना होगा, 6 times his age, तो इसकी एज कितनी है, x, मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 से, 6 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा 6x years। ओके, ये हमने फर्स्ट इससे 3 पार्ट्स के सॉल्यूशन बताए। नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट, हरजीत्स ग्रैंड मदर इज 2 years यंगर देन हिज ग्रैंडफादर, ये पार्ट है डी। सी पार्ट में हमने ग्रैंडफादर की एज को कैलकुलेट किया हुआ है 6x। ओके, आप अगर देखेंगे तो डी पार्ट से पहले जो हमने किया था उसमें ग्रैंडफादर की एज को हमने कैलकुलेट किया हुआ है, कितनी है 6x, तो आप यहाँ लिख करके बता सकते हैं ग्रैंडफादर्स एज इज इक्वल टू हरजीत्स ग्रैंडफादर, grandfather's age is equal to 6x, जो हमने सी पार्ट में कैलकुलेट की हुई है। ग्रैंड मदर की एज उसके ग्रैंडफादर से 2 years कम है, यानी यंगर मतलब छोटी है, तो ग्रैंड मदर एज क्या हो जाएगा, हरजीत्स, मैंने यहाँ पर जी मदर लिखा है ना, ग्रैंड मदर से, ग्रैंड मदर्स एज इज इक्वल टू ग्रैंड मदर एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x, यंगर देन का मतलब 2 years कम है, तो 6x माइनस 2 years। ओके, ये कंप्लीट। नेक्स्ट है हरजीत्स फादर्स एज इज 7 years more than 3 times हरजीत्स एज, तो व्हाट इज हिज फादर एज, तो उसके फादर की एज क्या होगी, तो सबसे पहले हम हरजीत्स की प्रेजेंट एज लिखते हैं, हरजीत्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितनी होगी x years, जो आपको ऑलरेडी गिवन है। उसके फादर की एज क्या होगी, हिज फादर एज इज इक्वल टू कितनी होगी 3 times हरजीत्स एज, 3 times हरजीत की एज कितनी है x, उसका 3 times 3x, 3 years मोर देन, और उसमें 7 years मोर देन, और 7 years ज़्यादा है प्लस 7, तो उसके फादर की एज क्या होगी 3x प्लस 7 years होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी है, आप अगर समझ के करेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, थिंक ऑफ अ नंबर, एक नंबर सोचना है हमें अपने माइंड में, ठीक है, मल्टीप्लाई इट बाई 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द रिजल्ट, जो रिजल्ट आ रहा है उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड द रिजल्ट बाई 2, उस पूरे रिजल्ट को आपको 2 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप, ऐड 2 ऑफ द रिजल्ट, पूरे रिजल्ट में 2 ऐड करना है। एक्सप्रेस दिस इन एल्जेब्रिक फॉर्म विद x रिप्रेजेंटिंग द नंबर यू हैव थॉट ऑफ, यानी उसने आपको ये भी कह दिया ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो नंबर आपको सोचना है वो नंबर भी x ही होना चाहिए,
तो हमारे पास सब कुछ तो गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो नंबर हमने अपने माइंड में लिया वो क्या है, वो नंबर है x. लेट वी हैव थॉट बी x. लेट वी हैव थॉट बी x, यानी जो नंबर हमने अपने माइंड में लिया वो क्या है, हमारे पास में x है. क्यों? क्योंकि उसने पहले से ही कह दिया है कि आपको x को ही नोट करना है. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अब वो देखते हैं. क्वेश्चन कह रहा है मल्टीप्लाई इट बाई 2, यानी जो नंबर है, आपने जो नंबर सोचा उसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा. तो अब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई द नंबर बाई 2. मल्टीप्लाई द नंबर बाई 2. हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो x में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2x. ओके, नेक्स्ट स्टेप में उसने कहा है सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द रिजल्ट, यानी ये जो नंबर है इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो आप नेक्स्ट स्टेप में जो उसने कहा है वही लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द रिजल्ट. ओके, अब आपका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट तो अभी हमारे पास 2x ही है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2. तो आपने लिख दिया 2x माइनस 2. ओके, डिवाइड द रिजल्ट बाय 2. अब रिजल्ट क्या है, अभी हमारे पास इतना ही रिजल्ट है बस, इसमें किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है. तो आप लिखेंगे यहाँ पर डिवाइड द रिजल्ट बाय 2. डिवाइड द रिजल्ट बाई 2. अब रिजल्ट क्या है आपके पास, रिजल्ट ये है 2x माइनस 2, इसमें किससे डिवाइड कर दिया आपने, 2 से डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट स्टेप में ऐड 2 टू द रिजल्ट. अब रिजल्ट क्या है, अब रिजल्ट ये है, इसमें क्या ऐड करना है हमें, इसमें ऐड करना है 2. ऐड 2 टू द रिजल्ट. पूरा रिजल्ट क्या है, पूरा रिजल्ट ये है, पूरा रिजल्ट 2x माइनस 2 अपॉन 2 है. क्या ऐड करना है इसमें, आपको 2 ऐड करना है, तो आप लिखेंगे +2, लिखने का पैटर्न. ओके, पूरा रिजल्ट ये है, अकेले आप ऊपर प्लस नहीं करेंगे, अकेले नीचे भी प्लस नहीं करेंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्लस नहीं होगा, पूरे इस रिजल्ट में +2 करना है, कुछ इस तरीके से. ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है एक्सप्रेस दिस इन एल्जेब्रिक फॉर्म विद x रिप्रेजेंटिंग द नंबर यू हैव थॉट ऑफ. तो हमारा जो नंबर था वो क्या है, एल्जेब्रिक फॉर्म विल बी, इसको आप ऐसे लिख दो. तो हमारी जो एल्जेब्रिक फॉर्म होगी वो क्या होगी, वो हमें बताना है. 10 एल्जेब्रिक फॉर्म विल बी, हाँ यही लिखना है, विल बी क्या होगी आपकी एल्जेब्रिक फॉर्म, 2x माइनस 2 अपॉन 2 और ये हो गया +2. ये हो गया आपका आंसर. ओके, क्वेश्चन इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था. आप इसको ध्यान से अगर करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप इजी है, सब कुछ क्वेश्चन में ही गिवन था. ओके, क्लियर है, आप नोट कर सकते हैं इसको. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 तक आई होप आपको कंप्लीट हो गया होगा और वीडियो भी समझ में आ गया होगा. प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए या नहीं. ओके, थैंक यू.